हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज से हम शुरू करने वाले हैं ये आदित्य रंजन सर की बुक में इंडियन इकोनॉमिक। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टडी विद अनु में, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट आपको जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा आ रहा है उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आदित्य रंजन सर की पेट की बुक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और कल हमने ज्योग्राफी के PYQs यूज़ करे थे, तो आज से हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू है। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो बुक को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ना। और रिवीजन चल रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा स्लो डाउन करा रही थी कि ताकि आप बोर ना हो जाए, लेकिन अब समय नहीं बचा, बीच में कुछ छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो इस चक्कर में ना सब गड़बड़ हो रहा है, तो फास्ट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए। और आज से आपका इसका वीडियो का मिनट भी मैं 30 मिनट करूँगी, तो आधे घंटे का आपका वीडियो होगा, उससे नीचे का वीडियो नहीं होगा अब आपका। ठीक है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में चला के देखिए, क्योंकि कंप्लीट तो करना ही है हमें। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और समाज असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों को आवंटित करने के लिए विकल्प का चुनाव करते हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र को मोटे तौर पर विशिष्ट अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में विभाजित किया गया है, जो व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों सहित अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखता है। ठीक है, नेक्स्ट बुनियादी आर्थिक शब्द की बात कर लेते हैं। तो समान का अर्थ क्या होता है? समान वह भौतिक मूर्त वस्तुएं हैं जो एक समान व भौतिक मूर्त वस्तुएं हैं जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं और उन्हें छुआ या देखा जा सकता है। उन्हें समय के साथ संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भोजन, कपड़े, किताबें, फर्नीचर। सेवाएं। सेवाएं दूसरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली अमूर्त गतिविधियां हैं जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं, लेकिन उन्हें छुआ या संग्रहित नहीं किया जा सकता, जैसे कि शिक्षण, बैंकिंग, चिकित्सा, उपचार, परिवहन। उपयोगिता। उपयोगिता से तात्पर्य किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता से है। ये व्यक्ति परक है और व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर एक ऊनी स्वेटर की गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक उपयोगिता होती है। संपत्ति में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिनका मूल्य है, जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती हैं और हस्तांतरणीय है। इसमें उपयोगिता, उपलब्धता में कमी और बाजार मूल्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भूमि, सोना, मुद्रा और मशीनरी। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यशिष्ट और समष्टि। ठीक है, तो व्यशिष्ट वह व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करती है। एक जैसे कि ये हटाओ जैसे कि उपभोक्ता, परिवार और फर्म आदि। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पेट्रोल की कीमत वाहन की बिक्री को कैसे प्रभावित करती है, किसान किस फसल को उगाना है और का फैसला कैसे करता है आदि। ठीक है, समष्टि उन गतिविधियों से जैसे कि रोजगार, महंगाई दर, बचत, निवेश, विदेशी व्यापार, विकास आदि संबंधित है, जो देश और दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इस शाखा में आय एवं रोजगार का निर्धारण, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय, सरकारी बजट, विदेशी व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति जीवन यापन की लागत को कैसे प्रभावित करती है, सरकारी बजट आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है आदि। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मुक्त बाजार का जंगल। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियां अपने हित के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व व नियंत्रण रखती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, आदर्श वाक्य है सबसे योग्य का अस्तित्व। मुख्य विशेषता, व्यवसाय का निजी स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा नवाचार को बढ़ावा देती है, आपूर्ति और मांग के द्वारा निर्धारित कीमतें, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन जैसे तकनीकी दिग्गज प्रतिस्पर्धा पर पनपते हैं।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? साझा धन। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपत्ति का स्वामित्व निजी कंपनियों के बजाय सरकार या समुदाय के नियंत्रण में होता है। आदर्श वाक्य क्या है? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। मुख्य विशेषता है सरकार के द्वारा प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित किया जाता है और असमानता को कम करने के लिए धन का वितरण भी किया जाता है। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम एवं सामूहिक निर्णय लेना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? दोनों का सर्वश्रेष्ठ है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। आदर्श वाक्य है संतुलन समृद्धि की कुंजी है। मुख्य विशेषता क्या होती है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का मिश्रण। सरकार निजी व्यवसाय को अनुमति देते हुए उद्योगों को नियंत्रित करती है। सामाजिक कल्याण के साथ दक्षता और जोड़ने का प्रयास करती है। नवाचार और समानता दोनों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब हम विशिष्ट अर्थशास्त्र को देखेंगे। मांग और आपूर्ति दो मूलभूत अवधारणाएं हैं जो अर्थव्यवस्था को संचालित करती हैं। वे वस्तुओं की कीमत, उत्पादों की उपलब्धता और समग्र बाजार संतुलन निर्धारित करते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा क्या होती है? घटती है। और जब कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं। मांग वक्र आप देख सकते हो, यहाँ पे दाएं से नीचे की ओर झुकता है। ठीक है, इसका अर्थ है जब कीमतें कम होती हैं तो लोग अधिक खरीदारी करते हैं, और जब कीमतें अधिक होती हैं तो क्या करते हैं? लोग कम खरीदारी करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक: उपभोक्ताओं की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, वैकल्पिक वस्तु चाय कॉफ़ी आदि चाय की कीमत है तो कॉफ़ी की मांग है, पूरक वस्तु कार और पेट्रोल आदि पेट्रोल की कीमत है तो कार की मांग है, उपभोक्ता प्राथमिकताएं, भविष्य की अपेक्षाएं, जनसंख्या और जनसांख्यिकी। मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत, आय या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की मापता की संवेदनशीलता की डिग्री से है। सरल शब्दों में ये मापता है कि कीमत या आय जैसे कारकों में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है। मांग की लोच के प्रकार: मांग की कीमत लोच, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। मांग की आय लोच, उपभोक्ता आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। मांग की क्रॉस लोच, किसी अन्य संबंधित वस्तु, प्रतिस्थापन या पूरक की कीमत में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग में परिवर्तन। आपूर्ति का नियम: जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती है, और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति की गई मात्रा भी घटती है। अन्य सभी कारक क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। आपूर्ति वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुकता है। इसका अर्थ है कि जब कीमतें अधिक होती हैं तो व्यवसाय अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक: उत्पादन की लागत, प्रौद्योगिकी, सरकारी नीतियाँ, प्राकृतिक कारक, विक्रेताओं की संख्या। मांग की कीमत लोच इस बात का माप है कि कीमत बदलने पर मांग में कितना बदलाव होता है। ठीक है, आपूर्ति की लोच: तो आपूर्ति की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा की प्रतिक्रियाशीलता की डिग्री से है, जब उसकी कीमत में बदलाव होता है जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं। सरल शब्दों में ये मापता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव होने पर इसकी आपूर्ति में कितना बदलाव होता है। आपूर्ति लोच के प्रकार: पूर्णतः लोचदार आपूर्ति, कीमत में एक छोटा सा परिवर्तन भी आपूर्ति में अनंत परिवर्तन की ओर ले जाता है। ठीक है, अपेक्षाकृत लोचदार आपूर्ति ES ज़्यादा होता है और 1 ठीक कम, तो माइनस आपूर्ति में कीमत से ज़्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, एकात्मक लोचदार आपूर्ति माइनस आपूर्ति में कीमत के बराबर ही परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत अलोचदार आपूर्ति माइनस आपूर्ति में कीमत से कम परिवर्तन। पूर्णतः आलोचदार आपूर्ति में माइनस कीमत में परिवर्तन से आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। अब बात करते हैं बाजार संतुलन की। बाजार संतुलन बाजार में वो स्थिति है जहां उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की गई वस्तु की मात्रा किसी विशेष कीमत पर उत्पादकों के द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। इस विशिष्ट मूल्य को संतुलन मूल्य कहा जाता है और मात्रा को संतुलन मात्रा कहा जाता है। इस बिंदु पर मांग में कोई कमी नहीं होती और आपूर्ति अधिशेष नहीं होती, अतः बाजार स्थिर है और कीमत बदलने का कोई दबाव नहीं है। बाजार के प्रकार: बाजारों को विक्रेताओं की संख्या, उत्पाद के प्रकार और कीमत पर नियंत्रण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य प्रकार क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा: कई खरीदार और विक्रेता सजाती समान उत्पाद, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं, कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकास: उदाहरण के तौर पर गेहूं या चावल जैसे कृषि उत्पाद। एकाधिकार
एकल विक्रेता, कोई नज़दीकी विकल्प नहीं, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, प्रवेश के लिए उच्च अवरोध, भारतीय रेलवे लंबे समय तक। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, कोई विक्रेता लेकिन विभेदित उत्पादों के साथ ब्रांड, गुणवत्ता आदि के कारण कीमत पर कुछ नियंत्रण। मुक्त प्रवेश और निकास, उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट, साबुन और कपड़ों के ब्रांड। अल्पाधिकार, बाजार पर कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा होता है, उत्पाद एक जैसे या अलग अलग हो सकते हैं, कंपनियों के बीच परस्पर निर्भरता, प्रवेश में उच्च बाधाएं, उदाहरण के तौर पर कार कंपनी, मोबाइल नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल, वीआई। समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय का अर्थ देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, चाहे वे देश की सीमाओं के भीतर हो या फिर बाहर। राष्ट्रीय आय उस कुल आय को कहा जाता है जो किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा अर्जित की जाती है। ये आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का पहला प्रयास 1868 में दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया तथा उनके आकलन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। साइमन कुज़नेट को राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1949 में राष्ट्रीय आय के लिए महालनोबिस समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए 1951 में CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई तथा राष्ट्रीय आंकड़े संकलित करने हेतु NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना 1950 में की गई थी। 23 मई 2019 को दोनों का विलय करके NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये राष्ट्रीय आय का एक रूप है जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से आय को शामिल किया जाता है। इसमें देश के नागरिकों और कंपनियों के द्वारा विदेशों में की गई कमाई भी शामिल होती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये किसी देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों और घरेलू स्तर पर उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसमें में मूल्यह्रास घटाया जाता है। आय विधि, इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन में अपनी स्वयं की सेवाओं और संपत्ति जैसे भूमि एवं पूंजी की सेवाओं का योगदान करके आय अर्जित करते हैं। राष्ट्रीय आय विधि, कर्मचारी का पारिश्रमिक प्लस कॉरपोरेट लाभ प्लस स्वयं की आय प्लस किराए से आय प्लस शुद्ध ब्याज। व्यय विधि, इसे कुल व्यय विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय या तो उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं पर खर्च की जाती है या बचत और निवेश की जाती है। राष्ट्रीय आय व्यय विधि, व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। मुद्रास्फीति और अपस्फीति, मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समान वृद्धि है जिसमें धन की क्रय शक्ति में कमी आती है। अस्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर कमी है। इससे धन की क्रय शक्ति बढ़ती है लेकिन उपभोक्ता खर्च में कमी और आर्थिक मंदी भी आ सकती है। मुद्रास्फीति के कारण मांग जन्य मुद्रास्फीति, बहुत अधिक मांग बहुत कम सामान। अगर लोगों को अचानक ज़्यादा स्मार्टफोन चाहिए लेकिन उत्पादन धीमा है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, उच्च उत्पादन लागत बराबर उच्च कीमतें। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ जाती है जिससे उत्पाद की कीमतें बढ़ जाती हैं। अतिरिक्त धन आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक धन धन के मूल्य को कम कर देता है। अगर सरकार अतिरिक्त मुद्रा छापती है तो प्रत्येक इकाई का मूल्य कम हो जाता है। आयातित मुद्रास्फीति, आयातित वस्तुओं की उच्च कीमतें घरेलू कीमतों को बढ़ाती हैं। उदाहरण के तौर पर ईंधन आयात की बढ़ती कीमतें हर चीज़ को महंगा बना देती है। ठीक है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। तो मुद्रास्फीति के प्रकार, रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक और लगातार वृद्धि होती है। जब कीमतों में वार्षिक वृद्धि 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। उछाल मुद्रास्फीति ये कीमतों में अचानक और बहुत ज़्यादा वृद्धि को संदर्भित करती है। जब मूल्य वृद्धि की दर 10% से अधिक और 50% से कम होती है तो इसे उछाल मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। अति मुद्रास्फीति में कीमतें तेज़ी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। आमतौर पर जब मुद्रास्फीति 10
दर महीने में 50% से ज़्यादा हो जाती है तो इसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर दोनों ही ऊंची रहती हैं। इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कहा जाता है। स्क्यूफ्लेक्शन जब किसी अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र में मुद्रास्फीति और किसी दूसरे क्षेत्र में अपस्फीति जैसी स्थिति होती है तब उसे स्क्यूफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अपस्फीति ये मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अर्थव्यवस्था है जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में जाना जाता है। इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति इसमें खाद्य पदार्थों और ईंधन सहित सभी वस्तुओं के उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। रोजगार और बेरोजगारी रोजगार से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई व्यक्ति स्वरोजगार करता है या मुआवजे के बदले किसी नियोक्ता के लिए काम करता है जो मजदूरी, वेतन या लाभ के रूप में हो सकता है। स्वरोजगार जैसे दुकानदार, किसान, मुआवजा रोजगार जैसे फैक्ट्री कर्मचारी, शिक्षक। बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां काम करने में सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। ये बिना नौकरी के या सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करने और तुरंत काम करने के लिए उपलब्ध होने की स्थिति है। बेरोजगारी के प्रकार संरचनात्मक बेरोजगारी ये बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों और उपलब्ध कार्यबल के कौशल के बीच असंतुलन से उत्पन्न होता है। आवश्यक कौशल की कमी और अपर्याप्त शिक्षा प्रायः भारत में अनेक व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न करती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें लोग वर्ष के कुछ खास महीनों में ही कार्य करते हैं और बाकी समय बेरोजगार करते हैं। ये स्थिति तब भी उत्पन्न होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। ये प्रायः भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में होती है। मौसमी बेरोजगारी ये बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में कृषि, मजदूर और पर्यटन आधारित व्यवसाय इसके उदाहरण हैं। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी तब होती है जब लोग नौकरी बदलने या नई नौकरी की खोज में होते हैं। यह एक तरह की प्राकृतिक बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी तब भी होती है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। चक्रीय बेरोजगारी ये आर्थिक गतिविधि में बदलाव के कारण होने वाली बेरोजगारी है। ये आमतौर पर मंदी के दौरान होती है। चक्रीय बेरोजगारी के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होने की वजह से रोजगार कम हो जाता है। गरीबी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वो स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ता है जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, अर्थात जब मनुष्य अपने की बुनियादी आधारभूत ज़रूरतों की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होता तब वो गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह एक परिवार की आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसकी आय उसके समाज के औसत जीवन स्तर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सापेक्ष गरीबी का मापन विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी कहते हैं और इसके मापन की दो विधियाँ हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का गंभीर अभाव होता है। ये न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर भी निर्भर करता है। भारत में गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है जिसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जिनमें शिक्षा, रोजगार के अवसरों और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी शामिल है। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। भारत में आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वतंत्रता के बाद नियोजित एक सेकेंड ये हमें बाद में पढ़ना है, इसके इधर का पार्ट पढ़ना है पहले। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन योजनाओं के माध्यम से सरकार निरंतर गरीबी को कम करने में लगी है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील, मिश्रित और विविध अर्थव्यवस्था है जिसकी कई अनूठी विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताओं में शामिल है मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी। उदाहरण, निजी कंपनियां टाटा, रिलायंस और सरकारी उपक्रम LIC, भारतीय रेलवे एक साथ मौजूद हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी घट रही है। विकासशील अर्थव्यवस्था, भारत अभी पूरी तरह से औद्योगिक नहीं हुआ है और गरीबी, बेरोजगारी और कम प्रति व्यक्ति आय जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है जो
विकासशील देशों में पाई जाती हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र का महत्व, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार जैसे तृतीयक क्षेत्र या सेवाएं सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का पालन किया और अब विकास के लिए नीति आयोग के नेतृत्व वाली योजना को अपनाया है। वैश्विक एकीकरण, तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गई है। अब हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन को, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वतंत्रता के बाद नियोजित आर्थिक विकास एवं स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 में रही और ये हैरड डोमन मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इसने मुख्य रूप से कृषि की ओर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांध और सिंचाई पर निवेश करना शामिल था। जैसे भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है और हीराकुंड आपका उड़ीसा में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में आई, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया, जैसे कि राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में आई थी, जो कि जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास था। इस योजना को असफल योजना के रूप में जाना जाता है। अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे कि भारत चीन युद्ध 1962 इसी टाइम पर हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 भी यहीं हुआ, और गंभीर सूखा जो 1965-66 में पड़ा था, के कारण ये योजना विफल हो गई, जिसके कारण सरकार को योजना अवकाश 1966-67, 1967 68 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है। तो योजना अवकाश आपका 1966 से 1969 तक रहा। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 1974 में आई। इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। पंचवर्षीय योजना आपकी 1974 और 1978 में आई। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ योजना पर जोर दिया। इस योजना का मसौदा डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1974 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आवास आदि शामिल थे। इसे 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है। अब बात करते हैं रोलिंग प्लान की। तो 1978 से 80 में रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 के बीच में रही। आर्थिक उदारीकरण को इस योजना में रेखांकित किया गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई और एनआरईपी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में तक रही, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी और इस योजना में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण को प्रस्तुत किया गया। जवाहर योजना की शुरुआत 1989 में की गई। विदेशी मुद्रा भंडार, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के चलते 1990 में 8वीं योजना को शुरू नहीं किया गया। ठीक है। तो 8वीं योजना आपकी 1992 में शुरू हुई है 1997 तक। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई को मजबूत बनाना था। 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का सदस्य बना। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसमें पंचायती राज को और शहरी स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। LPG नए आर्थिक सुधार हुए। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। नए एक आर्थिक सुधार हुआ। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में आई। समान वितरण और समानता के साथ विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना की अन्य विशेषताएं थी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में रही। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP
विकास दर का लक्ष्य रखा। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में रही। मुख्य उद्देश्य था टिकाऊ और समावेशी विकास की ओर। 11वीं योजना के दृष्टिकोण में गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनके विकास को तेजी से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। अब भारतीय, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम बना है जीडीपी का। जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जीडीपी का 17.7% योगदान है कृषि पर। उद्योग का जीडीपी का 27.6% का योगदान है। जीडीपी का 54.7% जो है वो सेवा क्षेत्रों से योगदान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का निष्करण किया गया है, जिसमें कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन और पशुपालन जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूँ की खेती, मछली पकड़ना और कोयला खनन करना। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियाँ। इस क्षेत्र में कच्चे माल में से वस्तुओं का प्रसंस्करण और विनिर्माण किया जाता है। इसमें कपड़ा उत्पादन, ऑटोमोबाइल निर्माण और इस्पात उत्पादन जैसे उद्योग शामिल है। उदाहरण के तौर पर मारुति में कार निर्माण, टाटा स्टील में स्टील उत्पादन। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ये क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, IT सेवाएं और पर्यटन जैसे उद्योग शामिल है। ये भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर SBI द्वारा बैंकिंग सेवाएं, इंफोसिस द्वारा IT सेवाएं और अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में लगभग 27.6% और फिर प्राथमिक क्षेत्र का स्थान आता है। ठीक है, 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार। तो 2014 के बाद भारत सरकार ने किसानों की आय में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और क्षेत्र को आर्थिक बनाने के उद्देश्य से कई कृषि सुधार पेश किए। प्रमुख सुधारों में शामिल है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और फसल विशिष्ट उर्वरक सिफारिशों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से किसानों की रक्षा के लिए एक फसल बीमा योजना। ENAM 2016 इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य पूरे भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार बनाना है। PM किसान 2019 छोटे और सीमांत किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता। कृषि अवसंरचना निधि 2020 गोदामों, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे फसल उपरांत अवसंरचना में सुधार के लिए एक वित्त पोषण सुविधा। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जैसी पहलों ने पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब भारत में कृषि क्रांति देख लेते हैं। तो क्रांति का नाम है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए थी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडे का। ठीक है, सुनहरी क्रांति, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, जिसमें फल विशेषकर सेवा उत्पादन से है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। भारत में बागवानी उत्पादन कृषि में GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इंद्रधनुष क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। ठीक है, उद्योग और सेवा क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने औद्योगिक विकास, व्यापार में सुगमता और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। मेक इन इंडिया 2014, इसका उद्देश्य था भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। फोकस क्षेत्र ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, रक्षा आदि सहित 25 क्षेत्र हैं। लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाना और रोजगार का सृजन करना। डिजिटल इंडिया 2015 का उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। इसकी विशेषता
विशेषता है IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, स्टार्टअप और डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करना, और ये एक प्रकार से आधुनिक उद्योगों की रीढ़ तैयार करता है। स्टार्टअप इंडिया 2016 का उद्देश्य है नवाचार, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और नए व्यवसायों का समर्थन करना। लाभ है इसमें कर छूट, आसान अनुपालन, वित्त पोषण सहायता और इंक्यूबेशन सुविधाएं। लक्ष्य है नौकरियों का सृजन करना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया 2016 का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में। विशेषता नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऋण है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP 2019 का उद्देश्य है ऊर्जा, सड़क, रेलवे आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना विकास में 100 प्लस लाख करोड़ का निवेश करना, औद्योगिक मांग को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 का उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करके MSE को समर्थन देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इसकी मुख्य विशेषता है 20 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज दुनिया के लिए, मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करना, स्थानीय उद्योगों, स्टार्टअप और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए समर्थन। ठीक है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना 2020 का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक, फार्मो, ऑटो, टेक्सटाइल आदि जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। विशेषता, इन योजना के तहत कंपनियों को स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के बिक्री प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है। उद्यम पंजीकरण 2020 का लक्ष्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पंजीकरण की सहायता को सरल बनाना, जिससे उन्हें ऋण, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। ठीक है। धन और बैंकिंग। धन वो है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये खाते की इकाई, मूल्य के भंडार और आस्थगित भुगतान के मानक के रूप में भी कार्य करता है। धन का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का भंडार, आस्थगित भुगतान के साधन। उदाहरण जैसे कि सिक्के, कागजी मुद्रा, डिजिटल धन जैसे कि UPI, बैंक जमा। ठीक है। बैंकिंग से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें बैंक जनता से जमा स्वीकार करती है और ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकों के प्रकार। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने और क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। ये वाणिज्यिक आधार पर संचालित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे लाभ कमाने के लिए काम करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर SBI, PNB, HDFC, ICICI बैंक आदि। ठीक है। सहकारी बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत उन वित्तीय संस्थाओं को संदर्भित करते हैं जिसका स्वामित्व और संचालन उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है तथा इनका उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों, छोटे व्यवसायों और निम्न आय वर्ग को किफ़ायती ऋण और वित्तीय सेवा प्रदान करना है। उदाहरण के तौर पर सारस्वत कोऑप बैंक और अभ्युदय कोऑप बैंक आदि। ठीक है। विभेदित बैंक की अवधारणा को 2013 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। ताकि किसी विशेष क्षेत्र के अनुरूप विशेष सेवाएं या विशिष्ट उत्पाद प्रदान किए जा सके। लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक विभेदित बैंकों के उदाहरण हैं। बैंकों के कार्य जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, भुगतान और प्रेषण की सुविधा प्रदान करना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करना, मौद्रिक नीति को लागू करना RBI के माध्यम से। ठीक है। एक सेकेंड, ऑलरेडी हमारा 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो हम ऑलरेडी 30 मिनट से ऊपर जा चुके हैं, तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो अब इसका जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ये हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, शेयर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये ख़त्म होते ही इसके बाद इसके हम PYQ को फटाफट लगा लेंगे। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ ताकि बुक हमारी एग्ज़ाम आने तक ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो आपको भी फास्ट चलना पड़ेगा। आप इसको 2x स्पीड पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल इसके आगे की सीरीज़ में। तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक से पढ़ना है, याद रखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।